क्रोनिक किडनी डिजीज़ हम तब डायग्नोज करते हैं जब किसी मरीज़ की किडनी डिजीज़ 3 महीने तक प्रेजेंट रहे। क्रोनिक किडनी डिजीज़ किसी भी प्राइमरी कंडीशन की वजह से हो, लेकिन इसकी जो अल्टीमेट फॉर्म होती है वो किडनी में फाइब्रोसिस की शक्ल में होती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फाइब्रोसिस किडनी के किन हिस्सों में स्टार्ट होती है, फाइब्रोसिस का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता रहता है और किस तरह फ्यूचर में इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम नई दवाइयाँ या टेक्निक्स डेवलप कर सकते हैं जो फाइब्रोसिस को रोकने में या इवन रिवर्स करने में भी हेल्प करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं, लेकिन आप किडनी डिजीज़ के रिलेशन में फाइब्रोसिस का लफ्ज़ बड़ा रेयरली सुनेंगे। ये लफ्ज़ आपको ज़्यादातर सुनने में मिलता है लंग डिजीज़ या फेफड़ों के मसले में या लिवर डिजीज़ और जिगर के मसलों में। किडनी डिजीज़ की डिस्कशन के दौरान फाइब्रोसिस का जिक्र बड़ा रेयरली होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किडनी डिजीज़ का फाइब्रोसिस से कोई ताल्लुक नहीं है। किडनी डिजीज़ एक्चुअली है ही फाइब्रोसिस का प्रोसेस जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है और फाइनली गुर्दे के सारे हिस्से को कवर करके किडनी को मुकम्मल तौर पर फेल कर देता है। किडनी फाइब्रोसिस की तरफ जाने से पहले जानना ये ज़रूरी है कि फाइब्रोसिस होती क्या है। फाइब्रोसिस एक्चुअली नेचुरल प्रोसेस है। जब आपको एक छोटी सी इंजरी होती है, हल्का सा कट लगता है, बेशक आप स्किन की एग्जांपल लें या किसी भी अंदर वाले अज़ा की एग्जांपल लें, उस छोटे कट को, छोटी इंजरी को, छोटे से जख्म को हील करने के लिए नेचर ने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स बनाई हुई हैं। इसमें मल्टीपल सेल्स भी आते हैं, इसमें प्रोटीन्स भी आते हैं और कुछ दूसरे केमिकल भी होते हैं। ये सारे मिलकर कुछ इस तरह की चेंजेस करते हैं कि आपके जो इम्यून सेल्स हैं, जिनको हम इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी कहते हैं, ये उस जख्म वाली जगह पे आते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसा मटेरियल क्रिएट करते हैं जिससे हीलिंग का प्रोसेस होता है। इस हीलिंग मटेरियल में सबसे कॉमन होता है कोलेजन या इनको अदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स भी कहते हैं। नॉर्मली जब ये हीलिंग हो जाती है, जख्म ठीक हो जाता है, ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स खुद ब खुद मर जाते हैं या वापस अपनी जगहों पे चले जाते हैं और ये प्रोसेस वहाँ पे रुक जाता है। लेकिन अगर इंजरी बार बार होती रहे, जख्म बार बार होता रहे, तो ये सेल्स बार बार आते रहते हैं और फाइनली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जब ये आउट ऑफ कंट्रोल सेल अपना मटेरियल वहाँ पे स्क्रीट करते रहते हैं, हालांकि प्राइमरी इंजरी ख़त्म भी हो गई है, तो ये मटेरियल मुनासिब से ज़्यादा मिकदार में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये सेल और इस एरिया के दूसरे सेल आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं और ये स्कारिंग का प्रोसेस हाथ से निकल जाता है, जिसकी वजह से इस जख्म वाले जगह पर फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है। कुछ ऑर्गन्स हैं जिनमें ये फाइब्रोसिस स्टार्ट तो एक जगह से होती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता फैलती जाती है और ऑर्गन के दूसरे हिस्सों को भी अपने लपेट में ले लेती है। ये प्रोसेस होता है किडनी में। गुर्दे के टिश्यू के 4 बड़े हिस्से होते हैं। एक होती है नेफ्रॉन जो कि इसका फिल्ट्रेशन यूनिट है। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पहला हिस्सा ग्लोमेरुलस और दूसरा हिस्सा ट्यूब्यूल। इन दोनों के बाद गुर्दे का तीसरा बड़ा हिस्सा होता है ब्लड वेसल्स और इन तीनों को इकट्ठा करके रखने के लिए जो बीच वाला सारा मटेरियल होता है वो होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। ये इंटरस्टिशियम बेसिकली होता है ए सेलुलर मटेरियल और ये बाकी तीनों हिस्सों को यानी कि ब्लड वेसल्स, ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल्स को इकट्ठा बांध के रखता है और इस सारे टिश्यू को हम कहते हैं किडनी। किडनी में जो फाइब्रोसिस का प्रोसेस है वो इन चारों में से किसी भी हिस्से की खराबी की वजह से स्टार्ट हो सकता है। कुछ कंडीशंस हैं जो सिर्फ ग्लोमेरुलाई को इफेक्ट करती हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो सिर्फ ट्यूब्यूल्स को डैमेज करती हैं, कुछ बीमारियां या प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सीधा इंटरस्टिशियम पे अटैक करती हैं और कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती हैं। इनमें से कोई भी हिस्सा अगर अफेक्ट हो, इंजर हो, डैमेज हो, तो फाइनली वो अपने साथ वाले हिस्से को अपनी लपेट में ले लेता है। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, फाइब्रोसिस बढ़ती है और अगर इस इंजरी को कंट्रोल ना किया जाए, इस डिजीज़ की ट्रीटमेंट ना की जाए, तो ये फाइब्रोसिस फैलते फैलते सारी किडनी को अपनी लपेट में ले लेती है। ये होता है बेसिक प्रोसेस या बेसिक इंजरी, यहाँ से फाइब्रोसिस स्टार्ट होती है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि फाइब्रोसिस आगे बढ़ती कैसे है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फाइब्रोसिस को प्रोग्रेस करने में हेल्प करते हैं।
क्योंकि इन्हीं के जानने से फ्यूचर में हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे हम टारगेट करके फाइब्रोसिस के प्रोसेस को रोक सकते हैं। इस सिलसिले में पहला स्टेप होता है फाइब्रोटिक नीश। फाइब्रोटिक नीश उस एरिया को कहते हैं जहां पे इंजरी हुई है, बेशक वो ट्यूब्यूल्स में है, बेशक वो ग्लोमेरुलस में है, बेशक वो इंटरस्टिशियल टिश्यू में है या ब्लड वेसल में है। अब ये स्पेसिफिक एरिया और इसके साथ वाला जो एरिया है, इसमें एक जगह बन जाती है, एक छोटा सा अड्डा बन जाता है जो फाइब्रोसिस और इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करता है। इस नीश या इस जख्म या इस अड्डे में सबसे पहले आते हैं इन्फ्लेमेटरी प्रोफाइब्रोटिक सेल्स, जो आके नॉर्मल हीलिंग वाला मटेरियल सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। पर अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये बात बढ़ती हुई फाइब्रोसिस की तरफ चली जाती है। अब इसी एरिया में जो नॉन सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं, जो फाइब्रिल्स होती हैं, वो अपने आप को इस तरह अरेंज करती हैं कि वो और ज़्यादा सेल्स को कॉल करती हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस और भी तेज़ हो जाता है और रुकने का नाम ही नहीं लेता। ये सारी नीश और इसके अंदर के सेल्स और नॉन सेलुलर मटेरियल को हम कहते हैं ECM नेटवर्क, और ये वो नेटवर्क है जो कि इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को प्रमोट करता रहता है। यहाँ तक तो हमने डिस्कस किए सिंपल फिजिकल फैक्टर्स कि इंजरी हुई, इंजरी बार बार हुई, उसके कॉज को क्योर नहीं किया गया, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता रहा। हालांकि पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई और जो बढ़ते बढ़ते सारी स्टेजेस क्रॉस करते हुए लेट स्टेज या स्टेज 5 तक पहुंच गई। इस सारे इन्फ्लेमेशन या फाइब्रोसिस के प्रोसेस में एक बड़ा अहम रोल अदा करते हैं जीन्स, और जीन्स आपने याद रखना है कि दो तरह से चेंज हो सकते हैं। एक तो प्रोसेस ये होता है कि जीन्स के अंदर जो DNA है वो चेंज हो जाए, और दूसरा प्रोसेस ये होता है कि उनकी जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, जो चेक पॉइंट्स लगे होते हैं जीन के एक्सप्रेशन पे कि एक जीन ने किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करना है, उसमें कोई खराबी हो जाए। ये वो टॉपिक है जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि एक जीन्स और एनवायरनमेंट का इंसान की ज़िंदगी और सेहत में या उसके फ्यूचर में क्या रोल होता है। तो काफ़ी सारे कंट्रोल जीन्स के पास होते हैं, लेकिन कुछ जो कंट्रोल है या कुछ रेगुलेशन है वो हमारा एनवायरनमेंट या इर्द गिर्द का माहौल भी एग्जर्ट करता है। अब इस एनवायरनमेंट की बेस्ट एग्जांपल है किडनी डिजीज, और किडनी कंडीशंस में से सबसे बेस्ट एग्जांपल है डायबिटिक किडनी डिजीज। डायबिटिक किडनी डिजीज में जब आपका ग्लूकोज हाई रहता है तो वो डायरेक्टली जाके किडनी के टिश्यू को इंजरी करता है, जख्म करता है, फाइब्रोसिस का प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन वो क्या चीज़ है, वो कौन सा प्रोसेस है जो आपकी डायबिटीज़ बेहतर या रिवर्स होने के बावजूद भी किडनी की फाइब्रोसिस को नहीं रुकने देता? वहाँ पे आता है ये जीन्स का प्रोसेस। इस स्टडी को हम कहते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का बेसिकली मकसद होता है उस एनवायरनमेंट या फैक्टर्स को स्टडी करना जो कि जीन के एक्सप्रेशन में चेंजेस लेके आते हैं। बेसिकली इसमें यह होता है कि जब आपकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा देर तक हाई रहती है तो वो आपके किडनी सेल्स में इस तरह की जेनेटिक चेंजेस कर देती है, DNA को चेंज करे बगैर, कि वो प्रोफाइब्रोटिक सेल्स में चेंज हो जाते हैं। अब ये सेल जब डिवाइड हो के और सेल बनाएगा, उससे आगे और सेल बनाएगा, तो ये सारे सेल इस इनहेरिटेंस को लेके चलेंगे, यानी कि वो ज़्यादा प्रोफाइब्रोटिक होंगे, ज़्यादा फाइब्रोसिस करवाने वाले होंगे। यही वजह है कि जब एक दफ़ा आपकी डायबिटिक किडनी डिजीज स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल करने के बावजूद भी किडनी डिजीज वर्सन होना या ज़्यादा खराब होना नहीं रुकती, ना ही स्लो डाउन होती है। उसके पीछे ये वाली सेल लीनिएज होती है, ये वाले मॉडिफाइड सेल्स होते हैं जो कि किडनी डिजीज या फाइब्रोसिस करवाते रहते हैं। हालांकि आप सोचते रहते हैं कि मैंने तो अपनी डायबिटीज़ बड़ी अच्छी कंट्रोल कर ली है, तो अब मेरी किडनी डिजीज बेहतर हो जानी चाहिए थी। तो ये फैक्टर आपने याद रखना है। इससे अगला सेगमेंट जो हमारा इस वीडियो का है वो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। इस लेवल पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है लेकिन अभी तक कोई खास कामयाबी नहीं हुई। इसमें सबसे पहले है कि फाइब्रोसिस को ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो फाइब्रोसिस को ट्रीट करने के लिए साइंसदानों का टारगेट है वो सारे सेल जो फाइब्रोसिस करवाते हैं, वो मार्कर्स जो फाइब्रोसिस करवाने वाले सेल्स को बुलाते हैं, और इसी तरह वो सारी स्ट्रक्चर्स
जो कि फाइब्रोसिस को प्रमोट करती हैं। ये 3-4 बड़े टारगेट पॉइंट्स हैं जिनके लिए दवाइयां डेवलप करके फाइब्रोसिस के प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है। इसी तरह जो एपिजेनेटिक स्टडीज हैं, यानी कि जीन चेंजेस जो हाई ब्लड शुगर या लो ऑक्सीजन की वजह से हो जाती हैं, वो भी एक ऐसा चेक पॉइंट है जिस पर जब साइंसदानों का कंट्रोल हो गया तो हम उन सेल्स को ग्रो करने से रोक सकते हैं जो ज्यादा फाइब्रोसिस करवाते हैं। फाइब्रोसिस के प्रोसेस को रोकने या स्लो करने के लिए अभी किडनी डिजीज में कोई मेडिसिन यूज नहीं की जाती, ना अमेरिका में ना दुनिया के किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क में, क्योंकि किसी भी रिसर्च में अभी इस तरह की कामयाबी नहीं हुई। कुछ दवाइयां अवेलेबल हैं और ये दवाइयां जिगर और फेफड़ों के सिलसिले में यूज की जाती हैं, क्योंकि वहां पे रिसर्च ने साबित कर दिया है कि ये दवाइयां फाइब्रोसिस के प्रोसेस को रोकती हैं या स्लो करती हैं। लेकिन किडनी डिजीज के मामले में हमें अभी इस तरह की कोई कामयाबी नहीं हुई, इसलिए मैं उन दवाइयों का नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तानी पेशेंट का कोई एतबार नहीं, वो बाजार से जाकर खरीद के खाना शुरू कर दे। मैं समझ सकता हूं कि आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक और एकेडमिक साइड पर चली गई है, लेकिन आपकी क्रोनिक किडनी डिजीज के बेसिक प्रोसेस को समझने के लिए ये वीडियो बहुत ही अहमियत की हामिल है। इसको बार बार सुने और इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन, कमेंट या ओपिनियन हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपके एक्सपीरियंस शेयर करने से मेरे भी नॉलेज में इजाफा होता है और वो कमेंट पढ़ने वाले दूसरे पेशेंट भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।